हेलो एवरीवन। डायमंड एकेडमी के एक नए लेक्चर में आपका स्वागत है। मैं इंद्रपाल आज आपको ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में अध्ययन कराऊंगा। तो अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, जल्दी ही चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाली वीडियो की लिंक आप मिस ना कर सकते। इसके साथ ही एक और इन्फॉर्मेशन आपको देना चाहेंगे कि हमने जो कंप्यूटर सीरीज स्टार्ट की थी उसकी प्लेलिस्ट आपको यहाँ डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी या फिर आप चैनल पर जाकर के उसकी प्लेलिस्ट देख सकते हैं, जहाँ पे हमने अभी तक 12 से 13 लेक्चर रिकॉर्ड कर दिए। तो आप अगर बेसिक से तो पढ़ना चाहते हैं तो वो आपके लिए बहुत ज़्यादा उपयोगी साबित होगा। अगर आप चलिए शुरू करते हैं आज के लेक्चर को। सबसे पहले हमें ये जान लेना ज़रूरी हो जाता है कि हमारा जो ऑपरेटिंग सिस्टम होता है वो क्या है ना, और इसका कार्य क्या होता है। ऑपरेटिंग सिस्टम होता क्या है? तो बेसिकली क्या होता है, जो आपके कंप्यूटर के जो हार्डवेयर होते हैं, कंप्यूटर के हार्डवेयर और उसके यूजर के बीच में एक इंटरफेस प्रोवाइड करना, ये कंप्यूटर पे जो हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम है इसका सिंपल काम होता है। इंटरफेस से कहने का मतलब ये होता है कि जो यूजर है उसके लिए एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करना, जहाँ पे वो रह करके आपने अपनी कोई टास्क परफॉर्म कर सकते हैं, कोई बेसिक कंप्यूटिंग कर सकता है और अन्य अन्य काम कर सकता है। ये एक सिंपल काम किसका होता है? ऑपरेटिंग सिस्टम का। दरअसल ऑपरेटिंग सिस्टम की कुछ विशेषताएं होती हैं, जैसा मैं आपको बताया हूँ कि ये सिस्टम सॉफ्टवेयर और यूजर के बीच में एक क्या करता है, इंटरफेस प्रोवाइड कराता है। इंटरफेस का कहने का मतलब है एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड कराना। विशेषताओं में देखा है इसकी, तो सबसे पहला विशेषता इसकी है हार्डवेयर मैनेजमेंट। जो आपका सिस्टम होता है जिसे हम सिंपल उसके कंप्यूटर बोल देते हैं, सिस्टम के सभी जो हार्डवेयर के वो जो कंपोनेंट होते हैं, है ना, उन पर नियंत्रण करने का काम किसका होता है? तो वो होता है ऑपरेटिंग सिस्टम का। और ये कर कैसे पाता है? इसकी में बहुत सारी ऐसी प्रोग्रामिंग की जाती है ताकि जो इसके वो कंप्यूटर के कंपोनेंट है उसको ये कंट्रोल कर पाए। उसके अलावा यूजर इंटरफेस, जी हाँ, जो हमारा उपयोगकर्ता होता है जिसे हम यूजर बोलते हैं, और सिस्टम, इन दोनों के बीच में एक कनेक्शन बिठाने के लिए या संपर्क स्थापित करने के लिए ये हमको एक इंटरफेस प्रोवाइड करता है। जिसमें हम जैसे हमको कोई ऐप डाउनलोड करना है तो उसके लिए भी हमको एक इंटरफेस तो चाहिए। तो वो क्या कौन प्रोवाइड कराता है? ऑपरेटिंग सिस्टम। अगर ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं होता, जैसा कि आपने आर्डिनो में देखा होगा, आर्डिनो अगर आप जानते हो, नहीं जानते तो कोई बात नहीं, आर्डिनो एक ऐसी डिवाइस होती है, या रोबोटिक्स, रोबोटिक्स में ऑपरेटिंग सिस्टम शुरुआत में नहीं होता, उसको बनाना पड़ता है। उनमें क्या होता है कि आप ऑपरेटिंग सिस्टम की मदद से उसको कंपोनेंट, उस हार्डवेयर, जो उसके हार्डवेयर होते हैं रोबोट्स के, जैसे उसका हाथ पैर, जैसे, है ना, उनको कंट्रोल करना कोडिंग के थ्रू बहुत ज़्यादा डायरेक्टली कंट्रोल करना बहुत ज़्यादा कठिन हो जाता है। तो हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम इनके बीच में एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड कर देता है जिससे हम उसको कंट्रोल कर पाते हैं। उसके अलावा रिसोर्स मैनेजमेंट, जिसमें हमारा मेमोरी, प्रोसेसर और अन्य कंपोनेंट आते हैं, उनको मैनेज करने का काम भी हमारा हार्डवेयर करता है। तो ये हमारा हार्ड ऑपरेटिंग सिस्टम करता है, माफ करना। तो ये हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम की कुछ विशेषताएं हैं, है ना। इसके बाद हम उसके कुछ कार्य भी हम पढ़ेंगे ऑपरेटिंग सिस्टम के, क्या क्या कार्य होते हैं। तो जैसा इसकी विशेषता है वही इसके कार्य के अंतर्गत आता है। जैसे सबसे पहले इसकी कार्य क्या है? प्रोसेसिंग करता है। आप कंप्यूटर के प्रोग्राम और कार्यों की मैनेज करने के अलावा उसको प्रोसेस करने का काम भी कौन कराता है? ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम की बताता है प्रोसेसर जो कंप्यूटर का होता है, किस टास्क को पहले करना है, किसको बाद में करना है, किसकी प्रोसेसिंग पावर किसको ज़्यादा देना है, किसकी प्रोसेसिंग पावर कम है तो इसको कम काम का टाइम देना है। ये सब चीज़ें कौन बताता है? ये हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम बताता है। तो इसको हम सिंपल में क्या बोलते हैं? प्रोसेसिंग मैनेज करना। दूसरा होता है हमारा मेमोरी मैनेजमेंट। मेमोरी मैनेजमेंट का कहने का मतलब ये होता है कि जो हमारे डेटा होता है और प्रोग्राम होता है उसके लिए मेमोरी का एलोकेशन करना और डी एलोकेशन करना। अब ये क्या होता है? ये ऐसे समझिए आप कि जब आप कोई टास्क ओपन करते हैं, सपोज करिए कि आपने दो टास्क ओपन किए, एक टास्क ए है और दूसरा टास्क बी है। इन दोनों टास्कों को ओपन किया और आप चाहते हैं कि ये दोनों साथ में चलती रहे, है ना। तो कंप्यूटर की आपकी रैम सपोज करिए कि 8 GB है ना, और दोनों टास्क बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो कंप्यूटर क्या करेगा, ऑपरेटिंग सिस्टम इसको 4 4 GB की आपकी जो रैम है उसको डिवाइड कर देगा, जिससे कि आप इसको बहुत ही ज़्यादा एफिशिएंट तरीके से दोनों टास्कों को परफॉर्म कर पाएँ, है ना। और ये कार्य क्या बैकएंड में चलता रहता है ऑपरेटिंग सिस्टम के द्वारा।
उसके अलावा इनपुट आउटपुट मैनेजमेंट, जी हाँ, कितनी डिवाइसेस हमारी कंप्यूटर के साथ जुड़ी हैं, वो कौन सा प्रोटोकॉल का यूज़ करेंगे, किस प्रकार से उनके बीच में कम्युनिकेशन होगा, ये सब डिसाइड कौन करता है। तो ये काम होता है हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम का। जैसे आपका प्रिंटर होते हैं, बहुत सारे टाइप के प्रिंटर आते हैं और हर प्रिंटर अलग अलग प्रोटोकॉल का यूज़ करता है, तो वो सबको मैनेज करेगा कौन, ये ऑपरेटिंग सिस्टम का ही काम होगा। उसके अलावा हमारा फाइल मैनेजमेंट, कंप्यूटर की फाइलों फ़ोल्डरों को बनाना, उनको हटाना, कॉपी करना, उनको व्यवस्थित रखना, ये काम भी हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम का है। अगर ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं होता, अगर तो मानिए कि आपके पास ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है, तब आपको इन चीज़ों को जैसे फाइल मैनेजमेंट को रखने में बहुत परेशानी होती है, और अगर आपने रख भी दी, है ना? तो दोबारा उसको एक्सेस करने के लिए आपको बहुत ज़्यादा प्रोसेस करना पड़ता। आप इसको ऐसे समझिए कि आपके पास एक बाल्टी है ना? और उस बाल्टी में आप बहुत सारी चीज़ें जैसे बिस्किट है और कई प्रकार के बिस्किट हैं, नमकीन है और बहुत सारी स्वीट्स हैं, उसको रखना चाहते हैं, एक साथ डाल दिया आपने। और अब उसको आप चाहते हैं कि हमारी जो बिस्किट है, उसको केवल वो जो बिस्किट का सीरियल नंबर 01 है, उसको एक्सेस करना है। तो आपको सारी बिस्किट एक साथ निकालनी पड़ेगी, है ना? एक साथ उसका देखना पड़ेगा सबको, किसका सीरियल नंबर 01 है। लेकिन जब हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम ये यहीं पे आ जाता है, तो आपको क्या करना पड़ेगा वहाँ पे, ये क्या करता है, फाइल को एक साथ जमा देता है, उसको 01 को डायरेक्ट एक्सेस करके आपको दे देता है। तो आपकी जो है, आपको ये करना नहीं पड़ेगा कि आपको बार-बार उसको एक्सेस करने के लिए पूरा सब कुछ देखना नहीं पड़ेगा। ये काम क्या है, ऑपरेटिंग सिस्टम का फाइल मैनेजमेंट कहलाता है। तो आई होप कि आपको ये चीज़ समझ में आ गई होगी। अगर नहीं आई है ना समझ में, तो अब कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि जो आप एमपी प्लस एसआई है और जो हमारा दिल्ली प्लस है और एमपीपीएससी, उसमें ये सब ये काम पूछे जाते हैं। ये नहीं पूछा जाता है कि ये फाइल मैनेजमेंट क्या होता है, ये सब चीज़ें। हाँ, बस काम पूछे जाएँगे आपसे और कुछ। अब हम समझ लेते हैं कुछ ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में, और ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है ना? ये अभी एमपीपीएससी का जो एग्ज़ाम हुआ था 2025 का प्री, वहाँ पर ये जो है आया था, है ना? और तो यहाँ पे ये आप याद रख लीजिए। इसका फुल फॉर्म होता है माइक्रोसॉफ्ट डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम, है ना? माइक्रोसॉफ्ट डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम इसका फुल फॉर्म होता है। इसको लॉन्च किया गया था 1981 में। आईबीएम और माइक्रोसॉफ्ट ने मिलकर के इसको बनाया था, और इसकी सबसे बड़ी जो विशेषता थी वो है इसका नॉन ग्राफिकल, यानी कि कमांड बेस होना, है ना? कमांड लाइन इंटरफेस है ये, यानी कि जो भी इसमें आप काम करेंगे, वो एक कमांड देकर के होगा। अभी जो नए ऑपरेटिंग सिस्टम आ गए हैं, इसमें तो आइकन आ जाता है, जैसे आपको किसी एप्लीकेशन को खोलना है, तो उसके आइकन पे आपने क्लिक किया और वो एप्लीकेशन खुल गई थी। लेकिन जो हमारे शुरुआती ऑपरेटिंग सिस्टम वो थी, जिसमें से हमारा एमएस डॉस है, वो क्या करता है, आपको अगर एप्लीकेशन सपोज करिए कि आपको फेसबुक खोलना है ना? उस समय तो नहीं था फेसबुक, इसको अभी बनाया गया है, लेकिन एक सपोज मैं बता रहा हूँ आपको। फेसबुक को आपको खोलना है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले आपको जाना पड़ेगा कमांड प्रॉम्प्ट पे, है ना? या फिर पावर शेल पे। उसके बाद आपको इसकी कमांड लिखनी पड़ेगी कि ओपन फेसबुक, तो फेसबुक ओपन हो जाएगा, है ना? और उसमें आपको ये जैसे इसमें फेसबुक वीडियो दिखाता है वैसे नहीं दिखेगा, एक सारणी बन के आ जाएगी, है ना? टेबल बन के आ जाएगी, हाँ, ये आपका फ्रेंड है, इसको आपकी ये रिक्वेस्ट आई है, ये चीज़। आपको वहाँ पे जो आपके यहाँ पे ग्राफिक्स देख पा रहे हैं जैसे स्क्रीन पे, ये सब चीज़ें नहीं दिखती, सिर्फ़ वहाँ पे आपको में सिंपल कमांड कमांड दिखेंगी और कुछ नहीं। तो याद रख लीजिए कि इसको 1981 में डेवलप किया गया था, लॉन्च किया गया था, इसके द्वारा माइक्रोसॉफ्ट और आईबीएम के द्वारा। ये माइक्रोसॉफ्ट का पहला ऑपरेटिंग सिस्टम था और ये कमांड बेस्ड था। और इसके बाद हम पढ़ेंगे दूसरे ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में, जिसका नाम है यूनिक्स। यूनिक्स भी शुरुआती दिनों के ऑपरेटिंग सिस्टम में से एक था। इसको 1970 में केन थॉमसन और डेनिस रिची द्वारा डेवलप किया गया था। कहाँ पे? बेल जो हमारी प्रयोगशाला थी वहाँ पे। अब ये बेल प्रयोगशाला ऑब्वियस सी बात है यूएसए में है, जो यूएसए जो है टेक्नोलॉजिकली हब माना जाता है। शुरुआती दिनों में यूएस का बहुत योगदान था कंप्यूटर के डेवलपमेंट में, है ना? अब जो यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम है, इसकी कुछ विशेषताएं हैं। पहली तो है मल्टी यूजर और टाइम शेयरिंग। अब ये क्या होती है, इसको मैं आपको थोड़ा सा बता दूं। मल्टी यूजर का कहने का मतलब है कि आपका जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो एक साथ कई यूजर को, है ना, उसको ऑपरेट कर पाएंगे। अलग अलग नाम से अपने अपने यूजर नेम बना लीजिए, और उसके बाद जो है वो ऑपरेटिंग सिस्टम क्या करेगा, जो आपका काम है वो आपके अनुसार ही सेव करके रखेगा, और जो दूसरे का बी का काम है और जो सी का काम है, इनको उनके अनुसार ही, इंटरेस्ट के अनुसार ही उस टाइप से सेव करके रखेगा। यानी कि सपोज करिए कि आप कोडिंग करते हैं,
है ना, ये तीनों कोडिंग करते हैं। तो इनके तीनों के कोड अलग अलग रख देगा यूजर ने, और जब आप इनको लॉगिन करेंगे, अगर यूजर ये लॉगिन करेगा तो उसका इंटरफेस उसके अनुसार दिखेगा, और बी अगर करेगा तो उसके अनुसार दिखेगा। ये कहलाता है मल्टी यूजर, मतलब एक ऑपरेटिंग सिस्टम में बहुत सारी यूजर लॉगिन कर पाते हैं। आज जो ऑपरेटिंग सिस्टम है, सारे ऑपरेटिंग सिस्टम में मल्टी यूजर की फंक्शनलिटी दी रहती है जब आप उसको लॉगिन करते हैं। शुरुआत में जब आप पावर ऑन करते हैं तो उसके बाद आपसे पूछा जाता है कि आपको किस यूजर नेम पर लॉगिन करना है ना। इसके बाद टाइम शेयरिंग, ये बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट था, इसने रेवोल्यूशन ला दिया था हमारी जो ऑपरेटिंग कंप्यूटर है ना, ऑपरेटिंग सिस्टम इसमें। इसमें क्या होता है कि जो हमारा प्रोसेसर है, हमारा जो प्रोसेसर क्या करता है कि इसकी लिमिटेड कैपेसिटी होती है ना, जो प्रोसेस करने की कैपेसिटी जो होती है वो लिमिटेड होती है। लेकिन क्या होता है कि आपको अगर बहुत सारे टास्क है, सबको एक, दो और तीन टास्क करने परफॉर्म करने हैं, है ना, तो हमारा प्रोसेसर क्या करता है कि इनको देखता है कि हाँ कौन सा टास्क में ज़्यादा प्रायोरिटी सेट करता है, कि जैसे सपोज करिए ए को बहुत ज़्यादा ज़रूरत है प्रोसेसिंग की, है ना, तो इसको ज़्यादा टाइम दे देगा प्रोसेस करने के लिए। बी को थोड़ा कम है तो उसको कम देगा, सी को और ज़्यादा कम है तो उसको कम टास्क देगा प्रोसेस करने के लिए। इस टाइप से टाइम को, जो प्रोसेसर का टाइम है उसको शेयर करने कर देता है ऑपरेटिंग सिस्टम, इसको बोलते हैं टाइम शेयरिंग, है ना। अभी तक के जो ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं वो आए आए थे, जैसे कि हमने उसमें देखा पहला ऑपरेटिंग सिस्टम, उसमें ये सिस्टम नहीं था, है ना। उसके बाद जो यूनिक्स आया उसमें ये आ गया था। नहीं, नहीं, माफ़ करना, मैं थोड़ा-सा गलत बोल गया था। इसमें शुरुआत के समय से ही ये चीज़ें आ गई थी, है ना? और अब हम चलते हैं आज के नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, है ना? और ह नेक्स्ट क्वेश्चन नहीं दोस्तों, नेक्स्ट ऑपरेटिंग सिस्टम की ओर। थोड़ा-सा फ्लो-फ्लो में फोकस भी हो जाता हूँ मैं। अब हम बात करते हैं लिनक्स के बारे में। लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम, ये भी एक अन्य ऑपरेटिंग सिस्टम है, इसका बारे में आपने नाम ज़रूर सुना होगा। इसको 1992 में लॉन्च किया गया था, और ये जो है कर्नेल बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम है। कर्नेल एक अ, युक्ति है जो ऑपरेटिंग सिस्टम में यूज़ की जाती है ना? इसके बारे में आपको ज़्यादा डिटेल में जानना है तो आप इंटरनेट पर इसको देख कर्नेल क्या होता है उसके बारे में जान सर्च कर सकते हैं, है ना? इसमें भी मल्टीटास्किंग होता था, मल्टी यूज़र हो सकता था, है ना? मल्टी प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर। तो ये जो हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम है, जो लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम है, ये है एक, और इसकी चीज़ याद रखना है आपको, ओपन सोर्स है। आप अभी एक क्वेश्चन आया था, शायद वो एमपीपीएससी में ही आया था, उसमें पूछा गया था कि लिनक्स किस प्रकार का ऑपरेटिंग सिस्टम है? तो ये ओपन सोर्स, जो हमारा ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम है ना? इसका ओपन सोर्स कहने का मतलब है कि इसकी जो प्रोग्रामिंग है वो इंटरनेट पर उपलब्ध रहती है, जिससे आप क्या कर सकते हैं, इस प्रोग्रामिंग का यूज़ करके अपने लिए एक प्रोग्रामिंग, अपने लिए भी आप ऑपरेटिंग सिस्टम अपने अनुसार बना सकते हैं। जैसे हमारी आईआईटी मद्रास है। आईआईटी मद्रास ने एक भार ओएस करके एक ऑपरेटिंग सिस्टम जो है उसको बनाया है। आईआईटी मद्रास द्वारा भार ओएस करके ऑपरेटिंग सिस्टम बनाया गया है, और ये ऑपरेटिंग सिस्टम जो है ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम है। ये मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम है, लेकिन ये याद रखना है ना। तो लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम एक ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम है, जिसको 1992 में डेवलप किया गया था या लॉन्च किया गया था। इसको कर्नेल बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम माना जाता है ना। अब ये इसके अलावा आपको इसमें ये भी याद रखना है कि पर्सनल कंप्यूटर के लिए डेवलप किया गया था। इसके अलावा भी हमारे कुछ ऑपरेटिंग सिस्टम हैं जिनको थोड़ा-सा जान लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है, जैसे हमारी माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़। माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ की बात करें तो इसको बिल गेट्स और पॉल एलन द्वारा विकसित किया गया था, है ना? और ये ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस है। ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस कहने का मतलब है कि इसमें दोस्तों आपको आइकन मिलेंगे किस चीज़ को ओपन करने के लिए। जैसे आप कोई एप्लीकेशन ओपन करते हैं, तो इसमें ज़्यादातर आपको ग्राफिक्स मिलेंगे, उसके लिए विजुअल्स मिलेंगे ना, और उसके थ्रू उसको बोलते हैं आप ग्राफिक्स यूज़र इंटरफेस। ये मल्टीटास्किंग और मल्टी प्रोग्रामिंग, उसके साथ-साथ वर्चुअल मेमोरी भी इसमें आ गई थी, है ना? इसको 20 नवंबर 1985, ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, इसको याद रखना पड़ेगा, लॉन्च किया गया था। संस्करण की बात करें तो प्रथम संस्करण याद कर लीजिए, और वर्तमान में 11 चलने लगा है, 11वाँ संस्करण आ गया है, और जो लॉन्च हो चुका है ना वर्तमान में। अभी इसके 7, 8 और 10 इसके संस्करण भी थे। उसके बाद हम बात करते हैं मैक ओएस। मैक ओएस जो है एप्पल कारपोरेशन द्वारा डेवलप किया गया ऑपरेटिंग सिस्टम है, जिसको इन्होंने 1984 में, है ना, मैकिन्टोश कंप्यूटर, मैकिन्टोश कहने का मतलब जो आपने देखा होगा कि मैक ओएस आते हैं, है ना? मैक ओएस के लिए इसने डेवलप किया गया था इसको।
ये पहली बार जो था वो ग्राफिकल यूजर का उपयोग करने वाला पहला ऑपरेटिंग सिस्टम था, क्योंकि इसको 1984 में डेवलप किया गया था। जो हमारे माइक्रोसॉफ्ट विंडो है वो 85 में आया था। तो ये पहला ऐसा ऑपरेटिंग सिस्टम था जो कि ग्राफिकल जीयूआई बेस्ड था। अब ये जीयूआई बेस्ड पहला ऑपरेटिंग सिस्टम कौन था? ये था। ये भी क्वेश्चन आ सकता है। इसकी जो वर्तमान में बात करें अगर ऑपरेटिंग सिस्टम की, जो अभी जो संस्करण चल रहे हैं वो है मोजावे और बिग श्योर। इसके दो ये क्या है संस्करण चल रहे हैं। इसके एप्पल द्वारा इसको डेवलप किया गया था, मैं आपको बता चुका हूँ। यूबंटू ओएस, यूबंटू ओएस क्या कुछ नहीं है। जो लिनक्स मैंने आपको बताया था कि ये ओपन सोर्स है ना, वही जो लिनक्स में आपको बता चुका था कि ये ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम है लिनक्स, उसको उसकी टेक्नोलॉजी पर बेस ही ये उबंटू है। उसको इसमें कुछ नहीं किया गया था। इसमें जो है हमारे जो लिनक्स है उसकी ही प्रोग्राम को यूज करके इसको बनाया गया था। ये भी ओपन सोर्स है ना, और ये फ्री ऑफ कॉस्ट है। इसीलिए इसको यूनिवर्सिटियों में यूज किया जाता है ताकि उनको कोई भी कॉपीराइट ना आए या कोई भी चार्ज ना देना पड़े। ये लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम जो है डिस्ट्रीब्यूशन पर आधारित है ना, टास्क डिस्ट्रीब्यूशन पर। ये आपकी जो टास्क होता है उसको डिस्ट्रीब्यूट कर देता है। सिंपल, इसमें ज़्यादा कुछ याद रखना नहीं है। आपको पूछा जाएगा कि लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम पर आधारित ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सा है, तो आपको बताना है यूबंटू। ओपन सोर्स है। लॉन्च कब हुआ था? 20 अक्टूबर 2004 में, है ना। और किसके द्वारा? तो कैनिकल लिमिटेड द्वारा इसको लॉन्च किया गया था। ये चीज़ें आपको याद रखना है बस, और ज़्यादा इसमें कुछ आने वाला नहीं। क्रोम ओएस की बात करें, ये भी एक ऑपरेटिंग सिस्टम है, गूगल द्वारा डेवलप किया गया था। 2009 में इसको लॉन्च किया गया था और ये वेब एप्लीकेशन के लिए बनाया गया था। कि जो आपकी एप्लीकेशन है उसको अच्छे से एक्सेस करने के लिए इसको बनाया गया था। क्लाउड बेस्ड कंप्यूटिंग इसमें होती थी, यानी कि क्लाउड कंप्यूटिंग कहने का मतलब ये है कि आपकी अगर कंप्यूटर की प्रोसेसिंग पावर बहुत स्लो भी है तो ये क्लाउड कंप्यूटिंग का यूज करके इसकी जो सॉफ्टवेयर है वो चल जाते हैं, है ना। तो ये हमारा लेक्चर था दोस्तों। आई होप आपको लेक्चर पसंद आया होगा। अगर आपको लेक्चर पसंद आया है तो लेक्चर को लाइक करिए, शेयर करिए। साथ ही हमारे जो अन्य कोर्सेज चल रहे हैं अभी, जैसे संदीप सर आपको आपके लिए हिस्ट्री की जो एमसीक्यू सीरीज है वो लेकर के आए हैं। उसके अलावा राजन जी हैं, उन्होंने अभी आरआरबी की बहुत सारी आरआरबी रीजनिंग और मैथ्स का प्रैक्टिस सेट चला रहे हैं, है ना। मैं भी बहुत दिनों में, ये हमारा 1 या 2 लेक्चर के बाद ये हमारी सीरीज खत्म हो जाएगी। इसके बाद मैं भी आपको ज्योग्राफी की सीरीज लेकर के आऊँगा, जो कि हमारे लिए जो एमपीएसआई का एग्ज़ाम है उसके लिए ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाएगी। उसके अलावा आपका जो आने वाला एमपीपीएससी का एग्ज़ाम है वहाँ पर भी यूज होगी, है ना। तो थैंक यू सो मच दोस्तों आपका ये लेक्चर देखने के लिए।